बिहार विधानसभा चुनाव पर राज्यसभा टेलीविजन की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम आज हाजिर हैं देश देशांतर के इस खास अंक के साथ जो बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनावों का चुनाव प्रचार इन दिनों शबाब पर है। पहले चरण में 12 अक्टूबर को 49 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा चुके हैं। शुक्रवार को 32 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और उसके बाद 3 चरण और होंगे, 28 अक्टूबर को, 1 नवंबर को और 5 नवंबर को, और उसके बाद 8 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इन चुनावों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त एक खास पैनल मेरे साथ है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एनडीए की ओर से देवेश कुमार साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं तीसरे मोर्चे के नेतृत्व का वाला जो मोर्चा यहाँ इन चुनावों में मौजूद है, तारिक अनवर साहब, बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद हमारे साथ हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन से प्रोफेसर मनोज झा साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शकील उर रहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत देवेश जी आपसे करना चाहूँगा कि सारे ज़माने में जिस बात का जिक्र तक न था वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। बात शुरू हुई थी बिहार चुनाव की पैकेजेस की घोषणा के साथ और उसके बाद वो बहस चुनाव की कहीं ना कहीं आकर के आरक्षण, बीफ, अगड़े पिछड़े और इस पर सिमट कर रहेगी। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जो विषय जिससे हम लोगों ने सबों ने शुरुआत की थी वो था विकास का मुद्दा। जी, बिहार कई मामलों में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, सड़क हो, टूरिज्म हो, इन मामलों में पिछड़ा हुआ है। आप अगर ये मापदंड देखें, सभी मामलों में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो विषय होना चाहिए था विकास, विकास और विकास। हम विकास की ही बात करते रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर अपने भाषणों में विकास पे ही जोड़ दिया, परिवर्तन पे जोड़ दिया। बिहार चूंकि पिछड़ा हुआ है, बिहार की एक मांग भी रही थी कि वित्तीय सहायता मिले, तो उन्होंने एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की। दुर्भाग्यवश इसमें कुछ ऐसे विषय आ गए जो लोगों का ध्यान है उसको डाइवर्ट करने की एक कोशिश की गई। उसी के तहत ये ऐसे योजनाबद्ध तरीके से किया गया। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर कि वो ऐसे षड्यंत्र को नाकाम करेगी और जो विकास का जो मुद्दा है, आज बिहार मैंने कहा कि भारत के जो राज्य हैं उसमें कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, एक मौका देगी इस राज्य को आगे ले जाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि विकास पे ही यहाँ पहला चरण जो हुआ, बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई, 51.6 मेरे ख्याल से था 2010 में, इस बार 57, वो शायद रिवाइज हुआ है या होने वाला है जी। वो जो इतनी, और महिलाएं खूब बड़ी तादाद में लोग निकली और महिलाएं नहीं चाहती हैं कि जंगलवाद वापस हो। महिलाएं चाहती हैं कि उनका अपना परिवार, पति, बच्चा, वो खुद सुरक्षित रहें और आगे विकास के कार्यों में हाथ बटाएं। मैं आता हूँ आपके पास में। मनोज झा साहब, आप उस गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जो सत्ता में है, पिछले 10 सालों से सत्ता में है, और अब ये जो बहस शुरू हुई थी पैकेज की, पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की, फिर आपके नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा की, लेकिन फिर बहस सिमट करके आरक्षण और जातिगत गोलबंदी और सांप्रदायिकता, इन्हीं सारे विषयों पे आ गई। क्या वजह? देखिए गुरमान भाई, आपको थोड़ा विमर्श को मैं समझता हूं बिहार चुनाव की घोषणा से पहले, और मैं ये पुख्ता यकीन के साथ कहता हूं कि ये शायद पहला चुनाव है जिसमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं हुआ है इश्यूज का, मुद्दों का, बॉटम्स अप हुआ है। जब जातीय जनगणना की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षण आए, तो हम सबके होश उड़ गए थे। होश जिसको कहते हैं कि आपके पांव के नीचे की जमीन निकल गई। साहब, इस मुल्क में 52.6% लोग भूमिहीन है, वो बेघर भी हैं 51%, दिहाड़ी मजदूर हैं 52%, और वो जो ग्रामीण गरीबी है वो शहरी गरीबी में तब्दील होती है, बेघरों में तब्दील होती है। तो एक हम लोगों को लगा कि इस पर एक चर्चा हो, और वो नीचे से आया, मैं बार बार कह रहा हूं, ताकि हमारा बजट दृष्टिबाधित ना हो और सामाजिक न्याय की संकल्पना व्यापक हो। ये नीचे से आया, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। बीच में पैकेज की बात आई, हमारी तरफ से भी हमने 7 निश्चय दिए, फिर मांग। लेकिन आप देखिए कि विमर्श, केंद्रीय विमर्श बिहार में अभी भी विकास का है कुर्बान भाई।
मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की मीडिया के कुछ चंद लोग जब वो बात करते हैं विकास की ना, तो जाति बनाम विकास कर देते हैं, और इससे मुझको घोर आपत्ति है, ना सिर्फ एक महागठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर, बल्कि एक समाज को समझने वाले छात्र के रूप में, कि जाति बनाम विकास कभी भी विषय नहीं हो सकता। वहां जातियां हैं जिनके विकास की भूख बाकी कुछ जातियों से अलग है, उनकी अहर्ताएं अलग है, उनकी लालसाएं अलग है, और जो ऐतिहासिक एक नाइंसाफी का दौर है उसकी वजह से विकास के पिरामिड में बहुत सारी सेंधें भी लगी हुई हैं। तो इन मुद्दों के इर्द गिर्द हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया जो कि बिहार के चुनाव का मिजाज है। दिक्कत तब होती है कि हमारे प्रतिस्पर्धी चुनावी कार्यक्रम पे हमसे नहीं लड़े, नेतृत्व के सवाल पे नहीं लड़े, कमिटेड ब्लूप्रिंट पे नहीं लड़े, इन मुद्दों पे नहीं लड़े, बल्कि उल्टे भागवत साहब और गोलवलकर जी का रेफरेंस देखिए, आज भैया जी जोशी ने भी कहा, तो एक माहौल लोगों के बीच में खौफ का हुआ कि क्या इनकी सरकार आएगी तो आरक्षण खा जाएगी। मैं आऊंगा उस पर। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैं कभी भी अगर आप देखें जो भी बयान, खान पान रहन सहन, ये मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका है। हम आइडिया ऑफ इंडिया में जीते हैं, वो हमारे संविधान का मौलिक स्वरूप है, ठीक, उसके अंतर्गत बात होनी चाहिए, उसके बाहर भाजपा विमर्श को ले गई, हम तो कभी नहीं थे उसके पक्ष। तारिक साहब, आपका मोर्चा भी इस चुनाव में है और पिछली बार आप उस गठबंधन में शामिल थे जो सेकुलर पार्टीज का बनाया गया था, और आप चुनाव भी जीते कटिहार से लोकसभा का। और अब ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक तरफ आपने एनडीए की बात सुनी, महागठबंधन की बात सुनी, इसमें आप कहां ठहरते हैं? और दूसरी चीज ये कि जो बहस हो रही है, क्या वो बिहार के हित में हो रही है? देखिए, पहले तो हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि आज ही हमारी पार्टी ने, एनसीपी ने, ये फैसला लिया है कि हम तीसरे मोर्चे से हम अपने आप को अलग हमने किया है। अच्छा। और उसकी वजह मुलायम सिंह जी का जो बयान पिछले दिनों आया था, जिसमें उन्होंने एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की थी, और हम लोगों का एक सेकुलर फ्रंट था, हम लोगों ने जब इसकी बुनियाद रखी थी तो ये सोचकर रखी थी कि एक तीसरा विकल्प बिहार की जनता को हम देंगे। लेकिन मुलायम सिंह जी के बयान से बड़ी निराशा हुई और हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा की। हम लोग ये सोच रहे थे कि मुलायम सिंह जी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आएगा, समाजवादी पार्टी का कोई स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन पिछले 3 दिनों में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में ये फैसला ले लिया कि अब हम इस तीसरे मोर्चे के उसमें हम शामिल नहीं रहेंगे, अकेले जाएंगे। हाँ, अब एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस हैसियत से हम चुनाव में जाएंगे और लगभग 40 से 45 सीटों पर हम लड़ेंगे। बाकी जो अभी हमारे एनडीए और महागठबंधन के जो प्रवक्ता ने जो बात कही, उस पर हमें इतना ही कहना है, जो आपने पहला सवाल जो शुरुआत किया कि विकास क्यों नहीं मुद्दा है, आज धार्मिक और सामाजिक कहिए या जातीय कहिए, उन चीज़ों पर ज़्यादा लोगों का फोकस है। तो मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण ये है कि चाहे एनडीए हो और या चाहे महागठबंधन, इन दोनों को भरपूर अवसर मिला, मौका मिला सत्ता में रहने का और बिहार में हुकूमत करने का। तो ये दोनों नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि हमको शासन करने का मौका नहीं मिला। शासन करने का दोनों को मौका मिला। अगर विकास नहीं हुआ है, अगर बिहार बीमारू राज्य है, अगर बिहार पिछड़ा है, तो मैं समझता हूँ दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक। शकील रहमान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे इन चुनावों को किस नज़रिए से देखते हैं, और आपका क्या मानना है कि जो बात विकास की नाम पे शुरू हुई थी वो फिर संकीर्ण विचारों पे चली गई? बदकिस्मती ये रही है कि ये हमारी जाती समझ है कि ये चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पर लड़ा जा रहा है, और ये चुनाव शुरू में बड़ा पर्सोनिफाइड कैंपेन की शक्ल में लड़ा गया जी। एक तरफ नीतीश जी खड़े थे, एक तरफ मोदी जी खड़े थे, और सारे अगर आप इनके पब्लिसिटी के होर्डिंग्स, बिल्स, पोस्टर्स, टेलीविजन एड्स, जिंगल्स रेडियो पर जो भी सुने वो बड़े पर्सनिफाइड थे। वो लग रहा था कि किसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसा कि बीजेपी ने 2010 के चुनाव में अपनी तरफ से किया था। बहुत कुछ उसी तरह की शुरुआत इस चुनाव की कैंपेन की हुई, लेकिन उसके बाद जो
मजेदार चीज यह है कि दूसरे फैक्टर्स चिप इन करते गए और उसमें दो चीजें जब उभर के आई तो उन्होंने कास्ट के पोलराइजेशन को बढ़ाया। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी अपनी पैदाइश से कर रही है, जो उनका पुराना फॉर्म रहा है भारतीय जनसंघ से लेकर के अभी तक। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो समाजवादी खेमा रहा है बिहार में, उसका एक हिस्सा भी करता रहा है और उस आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी रिलीजन की लेके चल रहा है, कोई आइडेंटिटी कास्ट की लेके चल रहा है, लेकिन लामोहल्ला वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। और जब किसी बहाने से, चाहे वो जानबूझकर किया गया बहाना हो, वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहा हो, या जिसको कहते हैं कि कोई जुबानी स्लिप रहा हो, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को करने में माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटी और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, ये पिछले 2 हफ्ते में इस पर मामला और भी गर्म हुआ है ताकि वो अपने पोजीशंस को कंसोलिडेट कर सके। ठीक है देवेश जी, इन चुनावों में आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का बयान आया और न सिर्फ एक बार आया बल्कि अब तो 2-3 बार रिपीट हो गया है और उसको लेकर के ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई में बयान दिया। बावजूद इसके आपके एक वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार साहब, उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि आरक्षण पर दोबारा से विचार होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में आप आरक्षण पर भी बहस कराना चाहते हैं? कुर्बान अली साहब, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुंबई में जो बोला, उसके पहले अमित शाह इसी होटल में, एक अखबार का कार्यक्रम था, उनसे प्रश्न पूछा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनसंघ के ज़माने से हम आरक्षण के पक्षधर रहे हैं, आज भी हैं और रहेंगे जी। उसमें कोई दो मत, उसमें कोई विवाद नहीं है जी। जहां तक आपने किसी एक नेता की बात की, तो मैं आपको स्मरण दिलाऊं, कांग्रेस के 2 बड़े नेता मनीष तिवारी और जितिन प्रसाद, उन्होंने भी यही कहा कि आरक्षण का एक रिव्यू होना चाहिए। तो क्या ये हम माने कि पार्टी उनकी पक्षधर है कि जब मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में एक सहमति होनी चाहिए कि किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष जब ये कह रहा है कि हम आरक्षण के पक्षधर या कोई विषय, किसी विषय के पक्ष में बोल रहा हो, तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन आरएसएस आपकी पेरेंट बॉडी भी है। आरएसएस हमारी पेरेंट बॉडी, अगर हम उससे कई बार हमारे मत उनसे अलग रहे हैं। हम एक राजनीतिक दल के तहत हैं, एक राजनीतिक दल के तौर पे हम काम कर रहे हैं और हमारी कई बार उनसे कई मत हुए हैं, मत विभांतर हुए हैं। इसलिए जब हमारे अध्यक्ष, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे इस पे लगता है कि पटाक्षेप हो जानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है या बीजेपी का कोई नेता कह रहा है, वो उस पर हम ना जाके, हमारे जब पार्टी के प्रमुख ने, मुखिया ने कह दिया और प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया, तो इस विवाद का अंत होना चाहिए। मनोज झा साहब, आपकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव आरक्षण के मामले पर जिस तरह से आक्रामक बयान दे रहे हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आरक्षण को खत्म कर दे, क्या आप इसे सही मानते हैं और पिछड़ों की गोलबंदी का या ये एक कवायद नहीं है, एक तरीका नहीं है? देखिए कुर्बान भाई, पहली बात तो भाजपा, देवेश जी जो कह रहे थे भाजपा के बारे में, इतना सहज और आसान होता तो हम स्वीकार कर लेते। 1966 में किताब छपी बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर साहब की, कमोबेश उसी तरह का नजरिया है, वही बात है। यहां तक कह गए कि आरक्षण अगर नहीं खत्म करोगे तो समाज में ईर्ष्या और द्वेष का माहौल होगा। पृष्ठ संख्या 354, 2000 का एडिशन है, मैं बता रहा हूं आपसे। उसके बाद दूसरी एक बड़ी चीज हुई है, खुद थॉट्स आपने पढ़ा है जी, पूरी किताब। उसमें उसके जो एक्सर्प्ट मैं अगर पढ़ाऊं, जो दलितों के बारे में, जो दलितों के विषय में कहे गए हैं, उसको आप प्लीज दोहरा दें। नहीं, मैं उसको प्लीज आप दोहरा दें। आप एक तो दूसरा प्रश्न आपसे कुछ पूछा गया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। और मैंने जब कह दिया कि हम आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है, हम आरएसएस, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते मैं अगर कुछ बात कह रहा हूं तो आपको उसको मान लेनी चाहिए। देवेश जी, आप अगर वो सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं, आपके, अगर आप शालीन बहस नहीं करवा सकते, शालीन बहस नहीं, मैं लगातार राज्यसभा टेलीविजन में आता रहता हूं, मैं कभी किसी दूसरे के टिप्पणी नहीं करता हूं। तो इतना ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम विरोध के बावजूद एक दूसरे को सहमति के साथ सुन सकें। दूसरी बात, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी की लिखित किताब कर्मयोग 2007
मैं क्यों इसकी पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि दलितों को मैला ढोने में, गंदगी साफ करने में आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। हमारे दर्शन में ये दो चीजें हैं। और तब जब भागवत जी बोले, लालू जी ने आरक्षण के आधार पर हम चुनाव लड़ने नहीं चले थे साहब, हम चुनाव अपने कार्यक्रम पर जा रहे थे। जब ये चीजें बढ़ी, जो मैंने आपसे कहा, विमर्श तय हुआ मई जून में जातिगत जनगणना, फिर जब ये बयान आता है, हम क्या उम्मीद करें एक सबाल्टर्न पॉलिटिशियन से, जिसकी पूरी राजनीतिक पूंजी है दलितों पिछड़ों की गोलबंदी, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के व्याकरण को बनाना। या तो हम चुप रहते या उनके पक्ष में खड़ा हो। हमने सिर्फ इतनी गलती की है साहब, अगर गुनहगार हैं तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय। क्या जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है? मेरा सवाल ये था। मैं आपको इसका दूसरा, देखिए, जब भाषा का प्रश्न जो पूरे के पूरे इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, बड़ा संजीदगी से हमें देखने की जरूरत है। काउंटर रिएक्शन, रिएक्शन काउंटर रिएक्शन होता है। यदुवंशियों के संदर्भ में 26 जुलाई 2015 हमारे प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर आते हैं और यदुवंशियों के संदर्भ में डिनैग्रेटिंग टिप्पणी करते हैं और तलखी के साथ करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं प्रतिपक्षियों से? तो इसका मतलब तो ये हुआ, वो जो करने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि इसमें मर्यादाएं रहनी चाहिए, शालीनता का निर्वहन होना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत इस मुल्क में जो सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे व्यक्ति है, क्यों ना शुरुआत वहां से हो। तारिक साहब, आप इस पूरी बहस को किस रूप में देखते हैं? और ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा और आरक्षण बनाम आर्थिक आधार और जातिगत आधार है, इसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं? एक तो पहले दिवेश जी की बात को हम कहना चाहेंगे जी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आरएसएस अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है, तो मेरा ये मानना है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और जब आरएसएस कुछ कहती है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब तक तो हम लोग यही देखते आए हैं कि आरएसएस से का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर वर्चस्व है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना आरएसएस की सहमति के नहीं होता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये मुद्दा, चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन ये मुद्दा की शुरुआत जो कि आरएसएस के प्रमुख ने ऐसी बात कही तो नेचुरली वो मुद्दा बनेगा, और चुनाव के समय में ऐसी बात कही तो मुद्दा तो बनेगा। लेकिन शालीनता की बात जो हुई कि भाई जो हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इधर से हो या उधर से हो, ये नहीं होना चाहिए। चाहे क्योंकि ये हम लोग सभी लोग जो, मतलब ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि लोग हम लोगों को वाच कर रहे हैं, जनता भी हमको वाच कर रही है। तो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे एक राजनीतिक के बारे में गलत धारणा लोगों के मन में आए। ठीक है शकील साहब, ये बिहार में हमेशा से रहा कि जातिगत आधार पर राजनीति यहाँ होती रही, गठबंधन बनते रहे। आज से नहीं, 67 से हम देख रहे हैं एक ट्रेंड चला आ रहा है। वैसे में क्या हम ये उम्मीद करें कि फिर एक बार हम 90 के दशक में जा रहे हैं जब मंडल बनाम कमंडल था? जी, ये अगर कोशिशें रहीं ऐसी ही जारी, क्योंकि ये रिसर्जेंस ऑफ इश्यूज हो रहे हैं जी। 90s में जो बैकवर्ड असर्शन था, वो बैकवर्ड असर्शन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में था। 2014 में जो हम बैकवर्ड असर्शन की कोशिशें देख रहे हैं, दरअसल वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हो रहा है। इस दोनों में फर्क है, इसलिए इस दोनों में भागीदारी भी लोगों की दूसरे ढंग की होगी। और जब आप डेवलपमेंट को, अब हो क्या रहा है, आप देखिए, जितने लोग बोलते हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों, चाहे वो एनडीए के लोग हों, वो अब सिर्फ पिछड़ा नहीं बोलते, वो बोलते हैं सरवन के गरीब भी। अब वो बोलते हैं कि हम जो गरीब माइनॉरिटीज है उनकी भी, दलित भी। भाई, जब आप सबके लिए ही आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब सबों के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर आप आरक्षण के नाम पर अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और ये एक चूंकि टेस्टेड, ट्राइड स्ट्रैटेजी रही है कि अगर कास्ट के नाम पर पोलराइजेशन हो तो इलेक्टोरल डिविडेंड्स ज्यादा मिलते हैं। और ये हमारी समझ है कि 2014 का चुनाव one of the castiest elections in the history of बिहार असेंबली इलेक्शंस होने जा रहा है। ठीक, देवेश जी, इन चुनावों में जहां आप कह रहे हैं कि साहब आपकी पार्टी की ये लाइन है कि आप आरक्षण के विरोधी नहीं है, आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, वहीं ये भी हुआ कि आपके गठबंधन की ओर से जो चुनावी समीकरण बनाए गए,
इसमें शायद कोई दो राय नहीं होगी कि वो भी जातिगत आधार को देख करके बनाए गए। और आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा ही होगा, यानी एनडीए की सरकार भी अगर बनती है तो क्या आप लोग ये बैकवर्ड कार्ड नहीं खेल रहे? देखिए, मैं जवाब दूं उससे पहले एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि राजद के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम दलित पिछड़ा वर्ग को गोलबंद करके उनकी बात, उनकी आवाज, आप 90 के दशक से जो अगर वो इस राजद का इतिहास आप देखते जाए तो इनके पास एक समय था जब एक अम्ब्रेला ये पार्टी थी। धीरे धीरे इनसे सभी छिटक के और फाइनली एक ये परिवार की पार्टी बन के रह गई। लालू जी 2015 में अपनी चुनावी यात्रा अगर शुरू करते हैं तो राघोपुर से शुरू करते हैं, जहां उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो आज ये दलित और पिछड़े की आवाज नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने परिवार को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे सवाल का आप देखिए, कास्ट एक हकीकत है और बिहार ये भी है कि बहुत पिछड़ा राज्य है, और ये भी जो जमीनी हकीकत है उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भाई एक पिछड़ा मुख्यमंत्री, वो उस बात को मोहर लगाई। यहाँ माननीय श्री अरुण जेटली जो भारत के वित्त मंत्री, इसी होटल में हमारे दृष्टिपत्र का जब विमोचन था उसमें उन्होंने कहा। तो जो जमीनी हकीकत है उससे हम मूड नहीं, लेकिन कास्ट का विकास है और डेवलपमेंट है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं। ठीक, तारिक साहब बहुत संक्षेप में, मेरे पास बिल्कुल अंतिम चरण में है हम, आपकी टिप्पणी कि क्या अब ये तय हो गया है कि 90 के बाद से अब कोई अगला बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन जैसा देवेश जी ने कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है, हम तो इसको दुर्भाग्य मानेंगे कि हम लोग जाति और धार्मिक उन्माद ये दोनों के बीच में पिस रहे हैं। और जो हमारा जो मूल मुद्दा है विकास का, वो हमेशा पिछड़ जाता है। हर चुनाव में हम यही देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो हम ऐसे नारे देते हैं जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, और उसी नारे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक विकास पर हम फोकस नहीं करेंगे तब तक ये जातीय जो मुद्दे हैं ये हमेशा अपना स्थान लेंगे या अपनी जगह लेंगे। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मूलतः मेरा मानना है कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री होगा आने वाले वर्षों में भी उसको समावेशी चरित्र का होना पड़ेगा, सामाजिक न्याय की धारा के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और दक्षिण पंथ के मिजाज से दूर रहना होगा। शकील साहब जी, नहीं, ये तो कहना हम नहीं समझते हैं कि अभी सही होगा कि कभी कोई अगला मुख्यमंत्री अगली जाति से ना होगा, बल्कि खतरा तो यह है कि अगर एनडीए की सरकार आ गई तो जो इनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नजर आ रहे हैं वो अगली ही जातियों से नजर आ रहे हैं। इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ये कहना मुनासिब होगा, और कभी कभी तो टैक्टिकल रीजन से भी अगली जाति और पिछड़ी जाति के लोग, या कभी कभी एक यूनानिमिटी लाने के लिए अलायंसेस के अंदर भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं। इसलिए कौन मुख्यमंत्री हो जाएगा, झारखंड में कोडा जी हो गए मुख्यमंत्री जी, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था एक इंडिपेंडेंट। इसलिए किसके सर पर वो ताज जाएगा और कब जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी बिहार विधानसभा चुनावों के 3 चरण बाकी हैं, या कहा जाए कि गंगा में अभी बहुत पानी बहना बाकी है। ऐसे में कि अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना तो कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन बिहार में जो राजनीति, जो चुनाव प्रचार विकास के नाम पर शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं संकीर्ण विचारों की नजर हो गया। वो कहीं ना कहीं आरक्षण, बीफ और अगड़े और पिछड़े के बीच में सिमट कर रह गया। इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका, तारिक अनवर साहब और देवेश कुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना के मौर्या होटल से मुझे कुर्बान अली को इजाजत दीजिए। नमस्कार।